तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 22 साल पहले आज ही की वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001, जब इस देश में पहली बार संसद की दहलीज तक आतंक पहुंचा था। और उस वक्त 5 फिदायीन यानी 5 आत्मघाती आतंकवादी संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। 22 साल के बाद 2023 13 दिसंबर एक बार फिर संसद के अंदर का कुछ मंजर वैसे ही था। कुछ पल के लिए पूरा संसद भवन के अंदर मौजूद लगभग 200 के करीब सांसद, लोकसभा अध्यक्ष सभी ज़बरदस्त दहशत में आ गए थे, क्योंकि अंदर कुछ हुआ ही ऐसा था। आज 13 दिसंबर 2023 को जो कुछ हुआ उसने 13 दिसंबर 2001 की याद ताज़ा कर दी। आज क्या हुआ और तब क्या हुआ, ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। शुरुआत 13 दिसंबर 2001 से। मैं डिटेल में कहानी सुना चुका हूँ पहले, लेकिन चूंकि आज की कहानी को समझने के लिए वो सुनना ज़रूरी है। आज तक को ज्वाइन किए हुए मुश्किल से साल भर हुआ था और मेरे टीवी के करियर की ये पहली बड़ी खबर थी, पार्लियामेंट अटैक। मुझे आज भी याद है 13 दिसंबर 2001 को सुबह मैं घर पर था। मेरी शिफ्ट 12 बजे दोपहर से थी और तभी मेरे बॉस का फ़ोन आता है कि संसद भवन में गोली चल गई है। हालांकि पहले मैं पार्लियामेंट थाना समझा और ये वक्त होगा सुबह के 11:30 बजे का। मैं उस वक्त, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, भागा संसद भवन और इसके बाद अगले 10 दिन तक बस इसी खबर पर लगा रहा। क्या हुआ था उस दिन 13 दिसंबर 2001 को? 13 दिसंबर विंटर सेशन चल रहा था। जो संसद का अलग अलग होता है, मॉनसून सत्र होता है, विंटर सत्र होता है ना, समर सेशन होता है। तो वही चल रहा था। 13 दिसंबर 11:28 की बात है। तब संसद में बड़ी तेज गर्मा-गर्मी चल रही थी, बहस। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी। तो जब बहस हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, 40 मिनट्स के लिए, ताकि सब शांत हो जाए और दोबारा लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो। तो जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद से निकले और अपनी सरकारी गाड़ी में अपने सरकारी बंगले पर पहुंच गए। सोनिया गांधी भी निकली और वो भी अपनी सरकारी गाड़ी से सरकारी घर में पहुंच गई। अब संसद भवन के अंदर जो सबसे बड़े नेता थे उस वक्त, लाल कृष्ण आडवाणी, वो मौजूद थे, जो होम मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और बाकी तमाम बड़े नेता और तमाम मंत्री और सांसद सब लोकसभा के अंदर थे। कुल मिलाकर तादाद थे करीब 200 एमपी, मिनिस्टर, ये सारे लोग लोकसभा में मौजूद थे। 40 मिनट के लिए संसद स्थगित हो चुका था, सभी अब रिलैक्स थे। तभी ठीक 11:29 पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त हमारे देश के, कृष्णकांत शर्मा जी, तो वो भी अब उनकी गाड़ी के पास बाहर आकर खड़े हो गए। वजह ये थी कि उन्हें मालूम था कि अब संसद भवन की कार्यवाही स्थगित हो गई और राज्यसभा की भी। तो वो राज्यसभा के उपसभापति थे, तो वो भी अब घर निकल रहे थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। तभी अचानक एक तेज रफ्तार एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होती है। स्पीड इतनी थी कि जो भी अंदर मौजूद था वो सब देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर गाड़ियां बहुत स्लो चलती हैं और वीवीआईपी, जहाँ पे सारे मिनिस्टर हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, इन सब के इलाके में गाड़ी की पार्किंग सबकी फिक्स है। तो वहाँ चाहे मीडिया हो या कोई और हो, उसकी गाड़ी पहुँच नहीं सकती। तो कोई कुछ समझ पाता तभी इतनी देर में वो एम्बेसडर कार सफ़ेद रंग की, वो अपना बैलेंस खो देती है और जाकर सीधे वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा के एम्बेसडर कार से टकरा जाती है। जब टकराती है तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकते ही अब उसके अंदर से एक एक करके 5 लोग बाहर निकलते हैं। 5 के हाथ में AK-47, 5 के पीठ पे पिट्ठू बैग। और अब सामने उस वक्त 4 CRPF के सुरक्षा कर्मचारी थे। सबसे पहले आतंकवादी उनकी तरफ AK-47 तानते हैं और बस्ट मारते हैं। उन 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब तक ये जो गोली की आवाज़ आई तो बाकी पार्लियामेंट में लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे की आवाज़ आ रही है, तो बहुत कोई सीरियस नहीं था। लेकिन दूर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने देखा पार्लियामेंट के
कि 4 उनके जवान ज़मीन पर गिरे हैं और खून बह रहा है और कुछ लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है, तब उन्हें सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ। इसके बाद तो भगदड़ मच गई। अब इधर ये हुआ कि आतंकवादियों की गाड़ी टकराने के बाद फंस गई, वो आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे नहीं हट रही है। 11:30 हो चुके थे। तभी चारों आतंकवादी अब पैनिक हो गए, किधर जाओ। अच्छा, इन्होंने रैकी तो बाहर से की थी, लेकिन अंदर संसद भवन में जो मेन हॉल है जहाँ सारे एमपीज़ और ये बैठते हैं, उसका दरवाज़ा कौन सा है इन्हें पता नहीं। तो ये गेट नंबर 1 से दाखिल हुए थे और ये पुराने संसद भवन की बात हो रही है। तो अब चारों उस गेट को ढूंढने लगे कि किधर से संसद भवन के अंदर दाखिल हो, लेकिन उन्हें दरवाज़ा मिला नहीं। गोली चल गई, 4 लोग गिरे हुए हैं, बाकी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे पहुँच गए और अब उन्होंने देखा तो क्रॉस दूसरी तरफ से की फायरिंग शुरू हो गई। जब ये सारी कुछ चीज़ें हो रही थी, तभी जो चीफ सिक्योरिटी अफसर थे उनको ये एहसास हो गया कि हमला हो गया। इसके बाद वो भागते हुए अंदर जाते हैं और सारे सांसद से कहते हैं कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो अंदर है वो अंदर रहे। तब तक उस वक्त होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन तक बात पहुंचती और उनको भी एक सेफ जगह पर पार्लियामेंट के अंदर ही ले जाया जाता और सबसे ये रिक्वेस्ट किया जाता कि आप में से कोई बाहर नहीं आएगा। बहुत सारे मीडिया के लोग थे, कैमरामैन अमूमन बाहर होते हैं, उन सबको भी कहा गया कि आप अपना कुछ शेल्टर ले लो, आड़ ले लो। तो अब ये हुआ, अब उधर उन्हें कुछ पता नहीं और वो सब एक एक करके गेट नंबर 11 की तरफ भाग रहे हैं। गेट नंबर 11 की तरफ जब भागने लगे तो इधर सिक्योरिटी गार्ड को भी पता चल गया था कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर हॉल में, जहाँ पे सांसद बैठते हैं, लोकसभा की कार्रवाई होती है, वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब डर ये था कि अगर उस पार्लियामेंट के अंदर ये लोग घुस गए, संसद भवन के मेन बिल्डिंग में, तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि 5 लोग, पांचों के पास AK-47 हैंड ग्रेनेड, उनने इस दौरान में कुछ हथगोले भी फेंके और अंदर 200 से ज़्यादा सांसद, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अपोजिशन के तमाम बड़े नेता माइनस सोनिया गांधी। तो कुछ भी हो सकता था। तो बड़ा पहले तो ये हुआ कि बहुत क्विक डिसीजन लिया गया कि सारे गेट बंद कर दो और अंदर से कोई बाहर ना आए, और सबसे ज़रूरी ये है कि बाहर से कोई भी टेररिस्ट अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि एक बार चले गए वो तो इन सांसदों को वो बंदूक के निशाने पर लेकर एक तरह से वो हाईजैक कर लेंगे और फिर तो उनकी कोई भी बात जो भी होगी मानी जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन 5 का रवैया देखकर साफ था कि ये मरने ही आए और मारने आए। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना। तभी यह तय हुआ कि उनके हाव भाव से जिस तरफ भाग रहे हैं उससे साफ अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने रेकी तो की है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर मेन हॉल में कैसे दाखिल हों। इसका फ़ायदा उठाया सिक्योरिटी गार्ड ने। उन्होंने अब गोलियां चलानी शुरू कर दी और उनको एक कोने में खदेड़ना शुरू कर दिया ताकि फायरिंग से वो दूसरी तरफ भागे, मेन गेट की तरफ ना जाए अंदर। इसमें एक टेररिस्ट मारा गया, अब भी 4 बचे थे। अब वो इधर उधर भाग रहे हैं, अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दरवाजे के आसपास अब पोजीशन ले लिया गया था। करते करते इन सबको ये हुआ कि किसी तरह से घेर कर लाया जाए गेट नंबर 11 के पास, और वही हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग, ये घिरते गए और फिर उनको गेट नंबर 11 के पास लाया गया और वहाँ लाने के बाद फिर मुठभेड़ हुई और आखिरकार एक एक कर बाकी के 4 आतंकवादी मारे गए। पहला तो पहले ही मर चुका था, तो 5 टेररिस्ट मारे गए, एक एक करके अलग अलग। इस दौरान में लगातार बाहर हैंड ग्रेनेड की आवाज़ आ रही है, गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है और हम लोग उस बिल्डिंग के ठीक बाहर विजय चौक पर खड़े हुए हैं। तब तक जो पार्लियामेंट करते थे वो सारे रिपोर्टर तो थे ही थे, जो क्राइम रिपोर्टर थे दिल्ली के मेरे जैसे, वो सभी लोग पहुंच चुके थे, क्योंकि संसद के अंदर क्राइम होता और हम सब के लिए बड़ी पहली बार नई चीज़, मतलब जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। तो ये चलता रहा, एक एक कर खैर 5 मारे गए। जो शुरुआत में 4 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद और कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में उनकी तलाशी ली गई तो सभी के पास से हथियार, बॉम्ब और बैग में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले। उससे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग लंबी प्लानिंग करके आए थे कि संसद भवन के अंदर कुछ बड़े लोगों को गन पॉइंट पे किडनैप करेंगे और फिर उसके ज़रिए वो एक अपनी कुछ मांग रखेंगे, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी ये सब बंधक बनेंगे। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई हमारी सुरक्षा गार्ड की मुस्तैदी की वजह से।
ये पांचों मारे गए। बाद में पता चला ये पांचों जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके आतंकवादी थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई उसके बाद उस एम्बेसडर कार की तलाशी ली गई जिस कार में ये लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए थे। जब उस कार की तलाशी ली गई तो फिर जितने सुरक्षा गार्ड वहाँ पे एजेंसियाँ, तब तक एनएसजी बाकी कमांडो सब पहुँच चुके थे पार्लियामेंट, उनकी मतलब हालत ख़राब हो गई। उस कार एम्बेसडर कार के अंदर करीब 30 kg 30 किलो RDX था और उसकी पूरी वायरिंग की गई थी और उसको रिमोट से उड़ाना था। तो आइडिया ये था कि एक बार संसद भवन में घुसकर जब सारे टेररिस्ट अंदर चले जाएं और बंधक बना लें तमाम नेताओं को, सांसदों को, तो फिर इस बॉम्ब से ब्लास्ट, जो बॉम्ब था कार में, उस कार को ब्लास्ट कर देंगे। अगर वो ब्लास्ट हो जाता 30 किलो RDX, तो कहते हैं उस वक्त आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन हुआ ये कि जब वाइस प्रेसिडेंट की कार से वो कार टकराई आतंकवादियों की तो उसकी वायरिंग टूट गई। जब वायरिंग टूट गई तो रिमोट ने काम नहीं किया और इस वजह से बच गए। बाद में उन आतंकवादी जो मारे गए उनके पास से कुछ मोबाइल मिले, उस मोबाइल से लास्ट कॉल डिटेल मिला, जिसके बाद पुलिस अफजल गुरु तक पहुंची, फिर कुछ और लोगों तक पहुंची। उसके बाद पूछताछ हुई, कड़ियाँ खुलती गई, आपको पता है। फिर इसी पार्लियामेंट केस में अफजल गुरु को फांसी हुई। तो ये 13 दिसंबर 2001 की बात है, 22 साल पहले। अब लौटते हैं 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 में, यानी आज की तारीख में 22वीं बरसी थी जिसकी कहानी अभी भी आपको मैंने सुनाई, जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ। उसके बाद से ये हुआ कि हर साल 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, तमाम सांसद, ये उसी जगह पर जहाँ ये शहादत हुई थी हमारे जवानों की, उस जगह पर एक मतलब शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा रखते हैं हर 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा होता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। 22वीं श्रद्धांजलि या सभा लोकसभा के अंदर थी। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर को मध्य प्रदेश जाना था, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वहाँ पे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। तो इस वजह से आज सुबह पीएम जो है वो पार्लियामेंट पहुँचते हैं और पार्लियामेंट पहुँचने के बाद जितने भी ये बात है सुबह 9:20 पर पीएम, होम मिनिस्टर अमित शाह, सोनिया गांधी, अधीर रंजन, खड़गे साहब, जितने भी पक्ष विपक्ष नेता थे, सारे लोग पार्लियामेंट पहुंचे 9:20 पर। और उसके बाद एक एक कर बारी बारी से श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई। सभी ने श्रद्धांजलि दी उन शहीदों को जो 2001 पार्लियामेंट अटैक में मारे गए थे। और इसके बाद पीएम और होम मिनिस्टर दोनों पार्लियामेंट से निकल गए क्योंकि उनको एमपी जाना था। अब बाकी जो बड़े नेता थे तमाम और बाकी मंत्री थे वो पार्लियामेंट के अंदर थे। 9:20 पे ये शुरू हुआ। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम चला। अब ठीक 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। आज 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। अलग अलग सांसदों को अपने अपने इलाके के इशू पे बात करनी थी, उनको मुद्दे रखने थे। तभी दोपहर के करीब 1 बजे थे और उस वक्त बीजेपी के एक एमपी हैं, सांसद खगेन मुर्मू, ये लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे। लोकसभा के स्पीकर अपनी सीट पर मौजूद थे और मुर्मू अपनी बात कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे ठीक 1:01 पर दोपहर को आज अचानक जो पार्लियामेंट, ये नया पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में नीचे का जो हिस्सा है तमाम एमपी बैठते हैं, बाकी जो लोकसभा सेक्रेटरीट के स्टाफ हैं वो बैठते हैं, और ऊपर की तरफ एक फ्लोर है जिसको हम विजिटर गैलरी कहते हैं, दर्शक दीर्घा, वहाँ पे वो लोग बैठते हैं जिसको लोकसभा की कार्रवाई देखनी है। मीडिया के लिए एक अलग जगह है और आम लोगों के लिए जो लोकसभा की कार्रवाई देखना चाहते हैं, संसद भवन देखना चाहते हैं, उनके लिए खास जगह है शुरू से। बट उनको वहाँ जाने के लिए जो आम लोग हैं उससे
विजिटर गैलरी में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। एक, उनके पास एक पास होना चाहिए जो लोकसभा सचिवालय इशू करता है। दो, वो पास किसी न किसी एमपी के रिकमेंडेशन पे जारी होना चाहिए, मतलब कोई आम लोग नहीं जा सकता बिना एमपी के सिफारिश के। आमतौर पर जो विजिटर गैलरी में जाने के लिए विजिटर पास बनता है तो वो लोग उसी एमपी को पकड़ते हैं या सांसद को जो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, यानी उसके लोकसभा इलाके से आता है, उसके गांव से आता है, उसके शहर से आता है, क्योंकि जान पहचान होती है। तो फिर वो पास बनता है। पास बनने के बाद जब आप लोकसभा पहुंचते हैं तो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। पहला मेन गेट, वहाँ आपकी पूरी जामा तलाशी ली जाती है। लोकसभा के अंदर आप ना फ़ोन ले जा सकते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसके बाद आपको सेकंड फिर तलाशी होती है, आपके पूरी सर से लेकर पैर, जूते, सब कुछ। फिर तीसरी जगह पर आपकी सिक्योरिटी की पूरी तलाशी ली जाती है। 3 सिक्योरिटी को पास करने के बाद तब आप लोकसभा के अंदर दाखिल होते हैं और फिर आपको विजिटर गैलरी में ले जाया जाता है जो ऊपरी माले पे है, बाकी नीचे सब सांसद बैठते हैं। तो खैर कार्रवाई चल रही थी, अचानक 1:01 पर 2 शख्स विजिटर गैलरी से नीचे छलांग मार देता है। अब नीचे छलांग मारने के बाद वो बहुत तेजी से आगे की तरफ दौड़ा जिस तरफ लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं। अब दौड़ने के लिए वो गैलरी कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि जो सारे सांसद बैठते हैं उनकी सीट है और सीट के सामने मेज़ है जिस पे आजकल लैपटॉप रखा होता है। वो उस मेज़ को ही एक तरह से अपना रास्ता मानते हैं और मेज़ के ऊपर छलांग मार मार कर दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही उन्हें दौड़ते हुए देखते हैं, जो मुर्मू थे जो उस वक्त बोल रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो फ़ौरन चुप हो जाते हैं। तब तक लोकसभा स्पीकर की भी नज़र पड़ जाती है, ये 2 अनवांटेड गेस्ट यहाँ कैसे और दौड़ रहे हैं। वो आनन फानन में उसी वक्त ऐलान कर देते हैं कि अगले 40 मिनट के लिए या 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। तब तक बाकी सांसद कुछ समझ पाते हैं। इसी दौरान में उनमें से एक शख्स झुकता है, अपने जूते से एक इतना बड़ा डब्बा टाइप की कोई चीज़ निकालता है और उसको यूं फेंकता है। वो एक क्रैकर बॉम्ब कहें या फिर कलर गैस कहें, वो था। अब संसद भवन के अंदर पूरी तरह से धुआं ही धुआं। अब सारे एमपी जो बैठे हुए हैं उनकी मतलब जाहिर सी बात है ऐसे सीन में क्या होगा। और कुछ देर पहले मतलब 1 बजे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उससे करीब करीब 3 घंटे पहले उसी पार्लियामेंट में 2001 में हुई उस हमले की याद में वो श्रद्धांजलि देकर आ रहे हैं और सेम डे है आज 13 दिसंबर। तो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ये क्या हो गया, हमला हो गया। अब सब घबराए, जिस सांसद को जिधर मौका मिला मंत्री को वो उधर भाग रहे हैं। और इस दौरान में ये जो दोनों घुसे अंदर थे, ये भारत माता की जय, जय भीम और तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे भी लगा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तभी कुछ सांसदों ने देखा कि इन्होंने फेंका तो उसके बाद ये निहत्ते इनके हाथ में कुछ है नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक ने दबोचा, फिर 2-3 सांसद ने मदद की। उसके बाद इस तरह से दोनों को दबोच लिया। जब दबोच लिया तो बाकी सांसदों ने भी देखा जो अभी तक बाहर नहीं भागे थे। फिर उनके अंदर भी हिम्मत आई, फिर उन्होंने पकड़ा, देखा कुछ नहीं है। तब तक अब सांसदों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी संसद भवन के अंदर ही। यह आमतौर पर सड़क नुक्कड़ पे होता है कि जब ऐसा कोई हमलावर पकड़ा जाता है तो लोग पीटते हैं, फिर पुलिस उनको बचा कर निकल के लेके जाती है, जबकि लोकसभा के अंदर तमाम लोकसभा के सिक्योरिटी स्टाफ हैं। लेकिन सांसदों ने जब देखा कि ये दोनों कुछ निहत्ते नहीं हैं तो उन्होंने अपनी ही तरफ से धुनाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से लोकसभा के सिक्योरिटी के लोग आए और उन्होंने सांसदों से उसको निकाला और फिर बाहर लेकर गए और उन दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। ये कहानी का एक पार्ट था। इस 1:01 से करीब 18 मिनट पहले 12:43 पर लोकसभा के बाहर, संसद भवन के बाहर एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों पहुंचते हैं और ये वैसे ही नारे लगाते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय और बाकी कुछ तरह की। तो और उनके पास भी सेम वैसे ही वो जो कलर गैस था या कलर क्रैकर कहें आप, जिससे धुआं निकलता है रंगीन भी, वो उन्होंने चला दिया। तो पार्लियामेंट के बाहर एक ट्रांसपोर्ट वो है बिल्डिंग, वहाँ पे ये कर रहे थे क्योंकि उधर पुलिस ज़्यादा थी। तो फिर पुलिस ने उनको उस वक्त पकड़ लिया था। ये बात 18 मिनट पहले की है। संसद भवन के बाहर ठीक ऐसे ही 2 लोग कर रहे थे और 18 मिनट के बाद संसद भवन के ये अंदर हो गया। खैर अब इन दोनों को पकड़ा गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। दिल्ली पुलिस की एक टीम
इन चारों को लेकर अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचती है, क्योंकि संसद भवन इसी थाने के तहत आता है। जब तफ्तीश शुरू होती है तो अब इन चारों का सबसे पहले पता कर किया जाता है कि चारों है कौन। तो इन चारों के नाम सामने आते हैं। पहला नाम था नीलम। नीलम हरियाणा की जींद की रहने वाली है और इसने टीचर वाली पढ़ाई भी कर रखी है। किसान आंदोलन में ये काफ़ी आगे आ गई थी। स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर इसने बहुत सारे आंदोलन कर रखे हैं और इसका कहना है कि स्टूडेंट्स और किसानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो एक तरह से आंदोलनकारी है। तो ये नीलम थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, एमफिल भी इसने कर रखा है। दूसरा जो मिला वो था अनमोल शिंदे। ये महाराष्ट्र के लातूर का है और ये भी पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। तीसरा था सागर शर्मा, ये भी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। और चौथा था मनोरंजन, ये भी कर्नाटक का है और ये भी ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में। तो इसमें से दो मैसूर के थे, एक लातूर महाराष्ट्र और एक हरियाणा जींद की, वो नीलम। चारों जो चारों से पूछताछ हुई, इनका बैकग्राउंड, इन्होंने इनके पास सब कुछ देखा गया। तो दिल्ली पुलिस की टीम ने चारों जगह की लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट किया, वहाँ अपनी टीम भी भेजी, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व हो गई है। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये चारों एक तरह से आंदोलनकारी थे। इनका कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इनका किसी टेररिस्ट ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है और इनका कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों पे जो भी धरना प्रदर्शन होता है, एक तरह से आंदोलन, ये लोग उसमें शामिल होते हैं और देश से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही मुद्दों को उठाने के लिए ये चार थे और इनके अलावा इनके दो और साथियों के भी बारे में पता चला है जो इस पूरी चीज़ में, इस जानकारी में इनके साथ थे। उनको भी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक शुक्र ये है कि इनका कोई टेररिस्ट बैकग्राउंड या किसी आतंकवादी संगठन के जरिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। समीर, इसमें जो चार लड़के थे उनमें से जो दो अंदर गए थे उनमें से एक का नाम, दो तो नीलम और एक दूसरा लड़का जो था वो तो बाहर थे और बाकी जो गए थे अंदर वो दोनों मैसूर के थे, जिनमें एक का नाम अनमोल शिंदे और नीलम, ये दोनों बाहर थे और बाकी सागर शर्मा और मनोरंजन, ये दोनों पार्लियामेंट के जो अंदर गए, ये कर्नाटक मैसूर से थे। अब क्या हुआ कि इनके पास से विजिटर पास मिला, दोनों जो अंदर गए। तो विजिटर पास, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि उसके लिए एक प्रोसेस है कि किसी एमपी के सिफारिश पर ही मिलता है। तो जो इनका विजिटर पास था उसमें रिकमेंडेशन का जो सिग्नेचर था, जिस एमपी का, जिस सांसद का, उन सांसद का नाम है प्रताप सिम्हा और ये मैसूर से ही एमपी हैं, बीजेपी से। तो प्रताप सिम्हा मैसूर के, ये दोनों अंदर जाने वाले जो लड़के, ये भी मैसूर से। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के इलाके का वो सांसद तो जानता होगा, ऐसे ही लोग आते हैं अपने इलाके के सांसद से बोलकर। तो उनके लेटर पर ये पहुंचे। तो अब पुलिस जो ये एमपी हैं प्रताप सिम्हा, इनसे भी ये पूछताछ करी कि आप इनको कैसे जानते थे, क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या है, ताकि उनके बारे में और जानकारी मिले। लेकिन शुक्र ये है कि इस पूरे मामले में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो ठीक 22 साल पहले हुई थी। अब ये तो इस कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि 100 साल पुराना संसद भवन, जिसमें 22 साल पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये संसद भवन नया बना। अभी 19 सितंबर को इसका शुभारंभ हुआ। 19 सितंबर से यहाँ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस संसद भवन को बनाने पर कुल 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए के खर्च आए और दावा किया गया कि ये संसद भवन हाईटेक है, सिक्योरिटी के लिहाज से, हर लिहाज से। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमने 2001 13 दिसंबर के उस हादसे से आज भी सबक नहीं लिया। तब भी एक एम्बेसडर कार 2001 में जो, जिसमें आतंकवादी थे 5, एक राज्यसभा के एमपी, उसका स्टिकर लगा हुआ था उस गाड़ी पे और उस स्टिकर को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने दिया। आज भी ये दोनों जब अंदर गए, 3 सिक्योरिटी लेयर है, मेन गेट, उसके बाद अंदर, फिर अंदर, और तीनों जगह आपकी पूरी जामा तलाशी। जामा तलाशी का मतलब सिर्फ यूं नहीं है, आपका पूरा सर से लेकर पैर तक।
अब वो जो क्रैकर गैस ले गए, आपको उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, आप उसको देख कर खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसको आप अपनी बॉडी में कहीं भी छुपाएं, पकड़ में आ जाएगा। इवन अगर आप वो जूते के अंदर ले गए थे सॉक्स में डालकर, तो अगर आप पैर की तलाशी लेते हैं झुककर तो पता चल जाएगा। लेकिन ये लेकर अंदर गए, इसका मतलब साफ है कि इनकी तलाशी तो ऊपरी हवाई हो गई, इनके पैर जूते नीचे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, और जो मेटल डिटेक्टर है उसमें भी वो पकड़ नहीं पाया। तो अगर इस तरह की सिक्योरिटी होगी तो ये अपने आप में चिंता की बात है। जबकि इसी 13 दिसंबर को लेकर आज के दिन की इनपुट थी आईबी की कि कुछ धरना प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी का आलम ये कि 2 लड़के बड़े आराम से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर करते हुए संसद भवन के अंदर छलांग मारकर पहुंच जाते हैं। अगर सिर्फ इतना सोचिए कि वो जो भी कलर क्रैकर था या धुआं रंगों का कहें हम, अगर उसकी जगह कुछ और होता तो, क्योंकि अच्छा खासा साइज है उसका, वो लेकर गए हैं। अगर उनकी मंशा, अगर वो किसी और ग्रुप से जुड़े होते, वो लोग प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी नहीं होते, और ये चीज़ कलर क्रैकर के अलावा सचमुच का कोई बॉम्ब या क्रैकर होती, कुछ और चीज़ होती, हथियार होता, तो फिर मंजर क्या होता आज। ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ आप उसको खुद बार बार देखिएगा कि ये कैसे 3 लेयर की सिक्योरिटी में कोई आंख बचाकर ऐसी चीज़ को ले आ सकता है। एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर तक आपके पकड़ में आ जाते हैं, और यहाँ इतना बड़ा सामान किसी के पकड़ में नहीं आया। 1200 करोड़ रुपए बने, खर्च हुए इस नए संसद भवन को बनाने में, और सुरक्षा का आलम भी, इसे क्या कहेंगे। हाँ, शुक्र इस बात का कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हो गया। वो पकड़े गए, और उनका मकसद भी वहाँ दाखिल होकर मारना नहीं था, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज़ उठानी थी। तरीका उन्होंने गलत चुना था। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नंदन सिंह भकुनी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नंदन जी। और ये नीलू नेगी जी ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं नंदन जी। यश रालिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यश जी। और ये भेजा है प्रकाश जी ने, सरिता एंड मनन ने। साथ ही आज दिशारी विश्वास, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिशारी जी। और ये समिक भौमिक की वाइफ हर्षु का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षु। और भेजा है सौम्या ने, एंड थैंक यू सो मच, बल्कि सौम्या ठाकुर ने। एंड काव्या, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काव्या। रोहित कुमार ने भेजा, और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे काव्या। साथ ही मोलू का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोलू। और ये भेजा श्याम ने। उल्फत, इनका भी जन्मदिन है, नाम बहुत खूबसूरत है, हैप्पी बर्थडे उल्फत। और ये अशरफ लखानी ने भेजा है। साथ ही उदम गुज्जर का भी 10th को बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उदम भाई। इसके अलावा सुषमा जी और डॉक्टर गौरव, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। साथ ही दीपेश जोशी और इनकी वाइफ, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। ये टेक्सास यूएस से हैं। दीपेश जी, आपने अपना नाम तो लिखा और अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखा, जबकि आपने उनके लिए इतना प्यारा मैसेज लिखा था मेल पर। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। दीपेश जी और आपकी पत्नी दोनों को बहुत बहुत पूरी ग्रैंड तक फैमिली की तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साथ ही मनोज लुखार साहब, थैंक यू सो मच, और आप आइए, पक्का मुलाकात होगी। हंसराज सिंह जैसलमेर से, थैंक यू सो मच हंस भाई। इसके अलावा स्वर्ण सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी, थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल